Now we may continue further and we will study the classical theory of interest. जो क्लासिकल थ्योरी है इंटरेस्ट की, यानी प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है ब्याज का, इसे मार्शल, पीगू, वार्लस, इस तरह के अर्थशास्त्री जो हैं इन्होंने प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत जो है ये हमें ये बताता है कि जो पूंजी की दर है, पूंजी की दर का मतलब समझते हैं आप, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पर डिपेंड करता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली जो पूंजी की मांग यानी डिमांड ऑफ कैपिटल और पूंजी की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ कैपिटल पर निर्भर करता है। तो एक तरीके से ये जो सिद्धांत है इसे आप विनियोग बचत सिद्धांत यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग थ्योरी भी कह सकते हैं। सिंपल तौर पे यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी पूंजी जो होती है कैपिटल, उसकी जो डिमांड होती है, सप्लाई होती है, ये सब आपकी जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर निर्भर करती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर है, तो इसको आपको इकोनॉमी के रूप में देखना पड़ेगा। देखिए सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी उत्पादनकर्ता जो है वो यह चाहता है कि उसे जो पूंजी की लागत है उसकी दर कम हो और उस पर उसे मुनाफा जो है ज़्यादा मिले और उस पूंजी की जो उत्पादकता है यानी प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पूंजी यानी कैपिटल की जो डिमांड होती है वो क्रिएट होती है। तो कैपिटल की डिमांड कहाँ क्रिएट होगी, जहाँ पे हम ये मानेंगे कि कहाँ पर हम अपनी पूंजी की लागत को न्यूनतम रख सकते हैं, कहाँ से वो ईजिली चीप अवेलेबल हो सकती है और उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो यानी हर प्रोड्यूसर इस बारे में सोचेगा कि इस कैपिटल को नियोजित करने से हम इतने उत्पादन बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं जो हमें इतना मुनाफा दे सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी। तो इसे यहाँ पे एक चित्रण के माध्यम से बताया गया है पूंजी की मांग के बारे में। तो डिमांड फॉर कैपिटल यहाँ पे हमें ये बताती है कि जैसे जैसे अगर कोई उत्पादनकर्ता अपने व्यवसाय में पूंजी नियोजित करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी क्या कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, मुनाफे में इंक्रीमेंट होता जाएगा। और अगर वो अन्य इकाइयाँ उत्पादित करना चाहता है तो उसे अन्य पूंजी की इकाइयों का भी विनियोग वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन एक समय के बाद जैसे आपको पता है कि बेसिकली प्रोडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। वो किस सेंस में होगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखते हैं कि हर एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से पूंजी की उत्पादनकर्ता ये जानना चाहेगा कि वो उसे कितना मुनाफा अर्जित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि एक समय के बाद, एक लेवल पहुँचने के बाद यहाँ पे डिमिनिशिंग रूल जो है वो लगना शुरू हो जाता है, यानी हिरासमान नियम भी लागू रखना हो जाता है। तो फिर यहाँ पे उत्पादनकर्ता ये सोचता है कि पूंजी की इकाइयों को और बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस दौरान क्या होता है, पूंजी की इकाइयों को ज़्यादा से बढ़ाने का जब से फ़ायदा नहीं मिलता है एक तय सीमा के बाद, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो जब डिमांड कम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें भी क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो एक तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपकी क्या कहते हैं पूंजी की जो मांग है, इनके बीच में एक तरीके से नेगेटिव रिलेशन है। यानी पूंजी की दर ज़्यादा होगी तो कैपिटल की जो मांग है, डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात ये भी होती है, बात ये नहीं है कि आप कितनी इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहते हैं कैपिटल को बढ़ा के आप कितनी इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहते हैं अपने बिजनेस में, जो आपको एक तरीके से अच्छा इंटरेस्ट, प्रोडक्टिविटी दे सकती है, मुनाफा दे सकती है। क्योंकि आपको यही पता है कि एक समय सीमा के बाद इतनी कैपिटल आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, वो आप एक तरीके से बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में उस पर जो है इंटरेस्ट पे करना ही करना है। ठीक है, और इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर बाकी फर्म्स भी फिर ये सोचती हैं कि वो उस उत्पादन को निर्मित करेंगी और उस हिसाब से वहाँ से उन्हें पूंजी आराम से मिल सकती है। तो उस दौरान वहाँ पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, जो डिमांड है वो कैपिटल की कम होती जा रही है, क्योंकि एक तय सीमा के बाद आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिरासमान नियम जो है डिमिनिशिंग रिटर्न वो रखना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ब्याज दर बढ़ता जाता है और जो उसकी डिमांड है वो कम होती जाती है पूंजी की। तो इस तरीके से इनके बीच में एक तरीके से क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। और ये इसलिए क्योंकि जो डिमांड फॉर कैपिटल इज टोटली डिपेंड अपॉन दी
इन्वेस्टमेंट, ये पूरा विनियोग पर निर्भर करता है कि आप विनियोग कितना कर रहे हैं। उस विनियोग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड करना है। अब आगे आते हैं पूंजी की पूर्ति। जो पूंजी की पूर्ति है बेसिकली क्लास जैसे जनरल फिनोमा आप मान के चलिए। पूंजी की पूर्ति का मतलब ये नहीं है कि ऐसे पैसा बहा दिया। मोस्टली क्या होते हैं कि जो पूंजी हमें मिलती है, जितने भी प्रोड्यूसर हैं या उत्पादन करता है, ये इनको बैंक से मिलती है। और बैंक से पाती कब आएगी? वहाँ पे जो पब्लिक का डिपॉजिट होता है। और पब्लिक की डिपॉजिट भी किस रूप में होगा? अगर पब्लिक की सेविंग्स होगी। और पब्लिक की सेविंग्स कब होगी? जब पब्लिक की इनकम हो। तो अगर बेसिकली जो उपभोक्ता है, हम लोग हैं, हम सेविंग्स तब करेंगे जब हम सोचते हैं कि अपने कंजप्शन को हम थोड़ा कम करेंगे और अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे। अपनी सेविंग्स को हम फिक्स्ड रेट पे या किसी चीज़ में, एफडी में या और चीज़ें, सुकन्या योजनाएं हो गई, वहाँ पे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अपने उपभोग को जो हमने कम किया है उसको मीट करने के लिए अगर उस सेविंग्स को अगर मैं क्या कहते हैं किसी बैंक में, डाक खाने में नियोजित करता हूँ और वहाँ पे मुझे उसके रूप में ब्याज प्राप्त होता है, तो ये मान के चलूँगा कि मैं अपने कंजप्शन को पूरा कर पा रहा हूँ। और जो मेरी सेविंग्स है उसको सेविंग्स करने का फ़ायदा तभी है जब उसमें पूंजी का निर्माण हो, यानी कैपिटल फॉर्मेशन हो। तो कैपिटल फॉर्मेशन तभी वहाँ पॉसिबल होता है जहाँ पे सेविंग्स होती है। और सेविंग्स पे जो ब्याज मिलना चाहिए वो अच्छा मिलना चाहिए। अब जैसे इस समय आप देख सकते हैं कोरोना टाइम पे कि हर जगह ब्याज दरें घटा दी गई हैं। एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं, पीपीएफ पे घटा दी हैं और चीज़ों में घटा दी हैं नॉर्मल। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से लोगों की इनकम नहीं है और लोग सेविंग्स करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे सेविंग करने में उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। नॉर्मल आप किसी बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो वहाँ पे सेविंग्स रेट कम मिलेगा। लेकिन कुछ और ऐसी योजनाएं हैं, अगर आपके पास की पूंजी हो सकती है, थोड़ा बहुत आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आरडी हो गया, सुकन्या योजना हो गया, पीएफ हो गया। वहाँ पे अभी भी क्या है, जो उसकी दर है वो ज़्यादा है। तो एक तरीके से हम अपनी सेविंग को मोबिलाइज तब करना चाहेंगे जब उसमें हम चाहेंगे कि हमारा पूंजी का निर्माण हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो। तो यही एक तरीके से क्या होगा, पूंजी की सप्लाई को भी दर्शाता है कि इससे अतिरिक्त पूंजी सरकार के पास आ जाएगी और जो अधिक से अधिक लोन के रूप में डिसबर्स होगी। तो यहाँ पे एक तरीके से जो कैपिटल की सप्लाई है और जो उस पर ब्याज दर है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है। यानी हम तभी अपनी सेविंग ज़्यादा करेंगे, बैंकों में डालेंगे, इन योजनाओं में डालेंगे जब हमें लगेगा उस पर दर ज़्यादा है। तो जितनी दर उसमें अच्छी हमें मिलेगी योजनाओं पे, तो उतना हम सेविंग्स करेंगे, तो उतनी ही मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो यानी मनी सप्लाई और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पूंजी की दर है, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। वहाँ पे अगर रेट दर अच्छी डिसाइड होती है बैंक्स पे या जितनी एफडीज पे, जितनी भी जमा पूंजी योजनाओं पे, तो वहाँ पे हम अधिकतर अधिक क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे अपने उपभोग को कम करके। तो इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा और वो एक तरीके से डिमांड के रूप में मार्केट में रेट के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो आपको बताई गई है कि जो पूंजी की पूर्ति होती है बचत पर निर्भर करती है। इसको आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि पूंजी की पूर्ति को यहाँ पे एक्स में शो किया गया है, एक्स एक्सिस में, और वाई में ब्याज की दर को शो किया गया है। तो पहले आर यानी आर ब्याज दर पर हमें एन पूंजी की पूर्ति प्राप्त होती थी, लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ के R1 हो जाए यानी हमारे फ़ायदा हो जाए तो हम अपनी पूंजी की पूर्ति बढ़ा देंगे, यानी ज़्यादा सेविंग्स करने लग जाएंगे तो ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी। और अगर बाय द वे रेट जो दर है ये घट के R से R2 आ जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, तो पूंजी की पूर्ति भी कम हो जाएगी, यानी सेविंग्स फिर हम कम करने लग जाएंगे क्योंकि उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें कम मिल रहा है। तो यही इसके बारे में दर्शाता है। थैंक यू।